नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज में हूं मनीषा गुप्ता। और एक रिपोर्ट कहती है कि एशिया पैसिफिक में दालों की तेजी में डिमांड यहां पर बढ़ रही है, जिसमें सबसे ज्यादा हिस्सेदारी यहां पर भारत की है। फिर चाहे वो मांग के मामले में हो, बाजार के मामले में या उत्पादन के मामले में, सभी में भारत यहां पर आगे है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की अगर बात की जाए तो पाम तेल की कीमतों में फिर से तेजी लौटी है। क्या है कारण, और त्योहारों से पहले तेजी कीमतों का यहां पर मांग पे कैसा असर पड़ सकता है, इन सब पर करेंगे चर्चा। सबसे पहले बात यहां पर दालों की करेंगे और हमारे साथ इंडिया पल्सेस एंड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के चेयरमैन बिमल कोठारी जुड़ चुके हैं। बिमल जी नमस्कार। लगातार आपसे बात होती रहती है और 2030 में, 2035 में, 2040 में किस तरह की डिमांड रह सकती है, इसके ऊपर तो ऑफकोर्स बात है ही। दूसरा ये है कि दालें लगातार यहाँ पर एमएसपी के नीचे काम कर रही हैं। जिस तरह का नैरेटिव हम इंटरनेशनल मार्केट्स में बनता हुआ देख रहे हैं, जहां पर भी दालों की प्रोडक्शन अच्छी खासी है, तो जिस तरह से पिछले 12 महीने गए हैं, आपको लगता है बाकी का जो 2025 है वैसे ही निकलता हुआ नजर आएगा, गिवन द फैक्ट कि बुआई के नंबर्स भी ठीक ठाक हैं? धन्यवाद मनीषा जी। हमने आपसे कई बार चर्चा की है और इस साल के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस साल हमारे यहाँ उत्पादन भी अच्छा रहा है, सरकार ने इंपोर्ट भी पूरा खोल रखा है। तो अवेलेबिलिटी जो दालों की है, मुझे नहीं लगता है कोई भी तरह की कमी है और सारी दालें अभी भी एमएसपी के नीचे हैं। हालांकि अभी हमने लास्ट 8-10 दिन से देखा है, चने में कम से कम 4 रुपए की तेजी आई है, क्योंकि चने की थोड़ी सी जो डिमांड अभी फेस्टिवल सीजन को देखते हुए बढ़ रही है। लेकिन सप्लाई का जहां तक सवाल है, मुझे लगता है कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि ओरिजिन्स में नेक्स्ट मंथ से सभी जितने भी ओरिजिन्स हैं, सब जगह वहाँ जो बाहरी देशों की बात कर रहा हूँ मैं, तो वहाँ पे सब जगह हार्वेस्टिंग होगी। और जैसे कि मैं आपको बताऊं कि कनाडा में और रशिया में येलो पीस की हार्वेस्टिंग होगी। बहुत अच्छी क्रॉप है। क्या रशिया में लगभग 5 मिलियन टन येलो पीस का उत्पादन है। ऑस्ट्रेलिया में चने का जो हार्वेस्ट है वो अक्टूबर में होगा। वहाँ पे भी बहुत अच्छी क्रॉप का अनुमान है, लगभग 25 लाख टन का होगा। तो मुझे नहीं लगता है कि दालों में कोई भी सप्लाई का इशू रहेगा। लेंटिल्स की भी क्रॉप जो है कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छी है और कनाडा में अगले महीने हार्वेस्ट होगी लेंटिल्स की क्रॉप, और ऑस्ट्रेलिया में जो है वो लगभग अक्टूबर में हार्वेस्ट होगी। तो और जो तुअर की क्रॉप है अभी अगले महीने में अफ्रीका में हार्वेस्ट हो जाएगी। अफ्रीका में बहुत ही अच्छे अनुमान है। और हमारे यहाँ भी इस साल जो उत्पादन है, अगर आप देखें तो तुअर आज भी हमें एमएसपी के नीचे मिल रही है मंडियों से। तो जबकि तुअर का हार्वेस्ट जो है वो ऑलरेडी लास्ट दिसंबर में हो चुका था, दिसंबर जनवरी में हुआ था। तो अभी भी उसके बाद भी 7 महीने निकल गए, लेकिन अभी भी आज एमएसपी के नीचे हमें तुअर की अवेलेबिलिटी है। उड़द भी एमएसपी के नीचे बिक रहा है। मूंग तो काफी नीचे बिक रहा है, मूंग की बहुत अच्छी समर क्रॉप रही है। तो मोटा मोटा अगर आप देखिए पूरे साल का जो सिचुएशन है, कि जो अवेलेबिलिटी है, हमारा उत्पादन है, हमारे बाहर से भी अवेलेबिलिटी है, हर तरह से बहुत अच्छी रही है। इसलिए जो दालों की जो जो प्राइसेज हैं, दालों के जो भाव हैं, वो एमएसपी से काफी नीचे चल रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि कोई दालों में कोई एक बहुत ज्यादा तेजी आएगी। हो सकता है टेम्पररी चने में ये कुछ समय के लिए एक बार हम कुछ वृद्धि देख सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा तेजी मैं नहीं समझता हूँ। बिमल जी, तो आप ये कह रहे हैं कि हम अभी बॉटम नहीं बना है दालों के प्राइसेस में, क्या यहाँ से और गिरावट की एक्सपेक्टेशन है? देखिए, मुझे लगता है कि जैसे अगले महीने से जब वहाँ पे हार्वेस्ट शुरू हो जाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि सितंबर महीने से मुझे लगता है कि प्राइसेस में फिर दबाव आएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ फिर से वो इंपोर्ट शुरू हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया कि येलो पीच के जो है वो वहाँ कनाडा और रशिया में वहाँ पे हार्वेस्ट हो जाएगा। वहाँ से काफी लंबी बड़ी मात्रा में माल आ सकता है और प्राइसेस भी वहाँ काफी नीचे हैं। तो मुझे कोई तेजी की कोई आसार नहीं लगते हैं। रादर मैं समझता हूँ कि सितंबर अक्टूबर से बाजार थोड़े थोड़े फिर नीचे आने शुरू हो जाएंगे। और जहाँ एमएसपी, विमल जी, एमएसपी के नीचे ऑलरेडी प्राइसेस हैं और आपको लग रहा है सितंबर अक्टूबर से और प्रेशर देखने को मिल सकता है, तो यहाँ से एमएसपी के नीचे ही हैं हम, और कितनी गिरावट की एक्सपेक्टेशन आपको है, गिवन द फैक्ट कि जैसे आप बताते मुझे रह रहे हैं कि ओरिजिन कंट्रीज में सप्लाई बहुत अच्छी है? देखिए, जैसा कि देखिए, मैं 2-3 मुख्य दालों की बात करता हूँ। जैसे अगर तुअर की जो देखिए एमएसपी 80 रुपए है। हमारे यहाँ जो नया क्रॉप जो हार्वेस्ट होगा वो होगा नवंबर महीने में। अफ्रीका में अभी अगस्त में हार्वेस्ट हो जाएगी और सितंबर से माल आना शुरू हो जाएगा। इस बार ऐसा अनुमान है कि अफ्रीका में बहुत अच्छी क्रॉप है और हमें ऐसा लगता है कि जो अफ्रीकन जो तुअर है उसके भाव 50 रुपए हो जाएंगे। वो हो सकता है 50 से भी नीचे आ जाए, क्योंकि अभी वहां पे 525-30 डॉलर से के भाव आने लग गए हैं। तो इससे क्या होगा कि जो भाव है और मुझे लगता है कि सामने नीचे आएंगे, और जबकि हमारी एमएसपी 80 रुपये है। तो ये एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन अभी हमें देखना है आगे कैसे होता है, क्योंकि अगर इतने भाव में फर्क होगा
तो सरकार को प्रोक्योरमेंट करने में भी काफी दिक्कत होगी, और ये भाव जो 80 रुपए के जो एमएसपी के भाव है तुअर के, ये भी मेंटेन रखना बहुत मुश्किल है। दूसरा रहा चने का। चना जो एक बड़ी क्रॉप होती है, चने में अभी कुछ हमें इस बार अभी कुछ आवक की कमी की वजह से चने की और डिमांड भी अच्छी है, इसलिए चने के दाम अभी कुछ बढ़े हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की क्रॉप जो है लगभग इस बार बहुत अच्छी है, लगभग 25 लाख टन का अनुमान है। वो अक्टूबर से उसके शिपमेंट आने शुरू हो जाएंगे, तो मुझे लगता है भाव भी जो है अक्टूबर से सितंबर अक्टूबर से वो भी नीचे आने लग जाएंगे। तो जैसा येलो पिच की भी जो क्रॉप है, येलो पिच एक बहुत बड़ा सब्स्टिट्यूट है चने का या दूसरी महंगी दालों का, तो उसके वो भी जो है उसकी भी जो लैंडिंग कॉस्ट है लगभग 31-32 रुपीज होगी। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी सितंबर के ये शॉर्ट टाइम के लिए हो सकता है कि 2-3 रुपए की तेजी आ जाए चने में, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सितंबर के बाद दालों में कोई तेजी का अनुमान है। और जहां तक तो विमल जी, जस्ट पुटिंग दैट पॉइंट अक्रॉस एक बार और, आपको यहाँ से कितनी गिरावट नजर आती है? हम एमएसपी के बहुत नीचे हैं, इंपोर्ट्स ओरिजिन कंट्री के हिसाब से अगर हम लैंडिंग कॉस्ट देखें तो और भी नीचे आएगी। आपको लगता है कि एक लगातार प्रेशर यहाँ पर बनता रहेगा? अगर यहाँ से भी प्राइसेस गिरते हैं तो हम क्या 2-4-5% की गिरावट और एक्सपेक्ट कर रहे हैं सितंबर अक्टूबर के समय में? बिल्कुल, जैसे मैंने तुअर का कहा आपको 50 रुपए भाव मिलेंगे, तो ये आप देख सकते हैं एमएसपी से कितना नीचे है, 80 रुपए एमएसपी और अमेरिका की तुअर 50 रुपया। मूंग के जो भाव आप देख रहे हैं ऑलरेडी जो 87 रुपए 87 रुपीज मूंग के जो एमएसपी है उसके सामने अभी 60 से 62 रुपए मूंग के भाव चल रहे हैं, 60 से 65 रुपए मूंग के भाव चल रहे हैं। उड़द जो 80 जो जिसका एमएसपी 78.5 है उसके सामने 66 का भाव चल रहा है, और जबकि हमारे सामने अभी हार्वेस्ट जो होगी वो सितंबर अक्टूबर में हमारी नई क्रॉप की हार्वेस्ट होगी। अगर कोई मानसून की वजह से कोई इशू नहीं हुआ तो मैं समझता हूँ कि इसमें भी दालों में कोई उड़द में भी कोई वृद्धि आएगी नहीं। तो मोटा मोटा सभी दालें जो है एमएसपी के नीचे है और इनमें तेजी के कोई आसार नहीं है। कुछ दालों में लगता है कि 5-7% की मंदी और आ सकती है। ओह वाह, तो 5-7% की गिरावट और देखने को मिल सकती है। ऑलरेडी एमएसपी के नीचे है, यहाँ से भी 5-7% गिर सकते हैं। एक चीज़ हम यहाँ पर लगातार बनता हुआ देखते हैं विमल जी, वो ये कि ट्रेडर्स हमें बोलते हैं कि हम फॉरवर्ड ट्रेड नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर डे टू डे ट्रेड यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। भारत में अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। कंज्यूमर्स के क्या प्राइसेस हैं? बिकॉज हम जानते हैं कि ये दाल है, रॉ है, इसको प्रोसेस करना पड़ता है, फिर करते हैं, ले जाते हैं, उसके बाद कंज्यूमर को जाता है। तो कंज्यूमर को ऑफकोर्स इन करंट लेवल से तो हायर प्राइसेस मिल रहे हैं, लेकिन ट्रेड का क्या हाल है? सॉरी, आपकी आवाज काफी ब्रेक हो रही थी, लेकिन जहां तक मुझे समझ में आया है आप जानना चाहते हैं कि कंज्यूमर्स को देखिए जो प्राइसेस कम हुए हैं, ऑब्वियसली कंज्यूमर को भी उसमें काफी जो भाव है नीचे भाव में उनको भी उपलब्धता हो रही है। और सामने जैसे फेस्टिवल सीजन है, इस बार हमारे यहाँ जो मेजर फेस्टिवल्स है सारे अगस्त सितंबर अक्टूबर में हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई कंज्यूमर के लिए कोई ऐसा इशू बनेगा कि उनको ऊंचे भाव में दालें खरीदनी होगी। दालों के भाव बहुत नीचे हैं। और आपका एक जो प्रश्न था कि जो वर्ल्ड अवेलेबिलिटी है, जो दुनिया की अवेलेबिलिटी है और हमारे आगे जाके 2030-35 में क्या होगा, हमारा अनुमान है कि 2030 तक दालों की जो रिक्वायरमेंट है लगभग हिंदुस्तान में 40 मिलियन टन होगी, और हमारे यहाँ अभी जो रिक्वायरमेंट है वो लगभग 31-32 मिलियन टन है। हमारा प्रोडक्शन है जो लगभग 25-26 मिलियन टन है। और हमारे यहाँ जो गैप है अभी 6 से लगभग 5 से 6 मिलियन टन का है। लास्ट ईयर हमने रिकॉर्ड इंपोर्ट किया था, हमने 73 लाख टन मतलब 7.3 मिलियन टन का हमने इंपोर्ट किया। और अभी भी दालों की जो इंपोर्ट इस साल, अभी हालांकि अगर हम देखें अप्रैल से लेकर जुलाई तक दालों का जो इंपोर्ट हुआ है पिछले साल के कंपैरिजन में काफी कम हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि ये धीरे धीरे थोड़ा इंपोर्ट बढ़ेगा, लेकिन हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जिस तरह लास्ट ईयर हमने 73 लाख टन का इंपोर्ट किया उतना इंपोर्ट होगा, क्योंकि हमारा उत्पादन अच्छा रहा है। सरकार को चाहिए कि जो किसानों को है एमएसपी के भाव मिले और एक बैलेंसिंग पॉलिसी लाए कि जो दालें एमएसपी के नीचे बिक रही है, ये बार बार हम कहते आ रहे हैं, मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं कि जो दालें एमएसपी के नीचे बिक रही है इतनी ड्यूटी लगाए कि जो उसका लैंडिंग कॉस्ट है एमएसपी के आसपास हो। इससे क्या है, किसानों को एक बहुत बड़ा मैसेज मिलेगा, क्योंकि हमें आगे 2030 का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे दालों का कंजम्पशन बढ़ रहा है, और 2035 तक तो मैं समझता हूं कि हमारे जो रिक्वायरमेंट है लगभग 45 मिलियन टन की हो जाएगी, जबकि हमारा प्रोडक्शन अभी 25 मिलियन टन है। तो आपको 20 मिलियन टन नेक्स्ट 10 ईयर्स में उत्पादन करना एक बड़ा कठिन काम है। ऐसा ना हो कि जिस तरह हम तेल की एडिबल ऑयल्स में जो हमारी स्थिति बनी है, आज हम उसी स्थिति में दालों में आ जाए। तो इसमें बैलेंसिंग पॉलिसी की बहुत जरूरत है। इसका ये बात मैंने बार बार कही है, ये बात हम सरकार को बार बार कहते जा रहे हैं, आपके माध्यम से भी कह रहे हैं, और हम सरकार को बार बार इस पे अपील करते रहेंगे कि इस बात पे ध्यान दें और इस पे विचार करें।
एब्सोल्युटली, ऐसा टाइम जब यहाँ पर बुआई हो रही है और आगे जाकर हार्वेस्ट भी आएगा, और उस टाइम पे अगर ओरिजिन कंट्रीज का भी हार्वेस्ट यहाँ पर इंडियन मार्केट्स में आता है तो ऑफ कोर्स प्राइसेस में और गिरावट देखने को मिल सकती है। और जैसे बिमल जी हमें लगातार बताते रह रहे हैं कि सरकार खाली एक चीज़ यहाँ पर करे कि मिनिमम इम्पोर्ट प्राइस यहाँ पर एक सेट करने की जरूरत है जो MSP के ऊपर हो, और बाकी सारी चीज़ें शायद विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। बिमल जी एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और दालों पर वो चर्चा करने के लिए जहाँ पर अवेलेबिलिटी को लेकर कोई चिंता नहीं है, लेकिन प्राइसेस यहाँ पर आगे जाकर भी MSP के नीचे और दबाव में आते हुए नजर आ सकते हैं। वेल, ये तो बात हुई दालों की, लेकिन बात कर लेते हैं खाने के तेलों की, जहां पर पाम के भावों में फिर से बढ़त देखने को मिली है। एशिया पाम ऑयल अलायंस के चेयरमैन अतुल चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हैं। अतुल जी नमस्कार। 3-4 महीने के हाइस पर पाम के तेल फिर से हैं 4300 म्यांमार रिंगिट के ऊपर। किस तरह से आप ये लेवल्स देखते हैं, क्योंकि जो पूरा नैरेटिव था वो ये था कि पाम अब सस्ता हो चला है इसलिए इंडिया ज्यादा इंपोर्ट करेगा, थोड़ा सा ऑन द एज है। नहीं, आप ताजुब करेंगे कि पाम आज भी सबसे सस्ता है और इनफैक्ट मतलब ये जो बाजारों में जो रनअवे तेजी आई है ना, इसका बहुत बड़ा दारोमदार रहा है सोया ऑयल का। तो जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने जो EPA में बढ़ाया कि जिससे 4-5 मिलियन टन सोया डाइवर्ट हो सकता है बायोडीजल में, दैट पुट द सिग्नल, और उससे वहां भी वो तेजी आई सोया में और यहाँ पाम में तेजी आई। अगर आप देखिए तो सोयाबीन आज कहाँ पहुंच गया है, मतलब ऑलमोस्ट $1200 के आसपास पहुंच गया था, जो आज थोड़ा सा दबा है $15-20। अदरवाइज ऑलमोस्ट $100 की तेजी आई है इसमें। और अगर इसमें सोया में तेजी आएगी तो पाम भी अछूता तो नहीं रहेगा। और पिछले 2 महीने में मैं देखिए जो पाम कंपेटिटिव हो गया था, उसके चलते हिंदुस्तान ने पाम को काफी इंपोर्ट किया है। और आज भी अगर आप प्राइस देखें ना, अगर 1180-85 का लेवल है समझ लीजिए सोया का, तो $1100 के आसपास आज भी पाम है। तो पाम आज भी सबसे ज्यादा कंपेटिटिव है। बट इन सब के बावजूद मैं दूसरी चीज कहना चाहूंगा कि जो आज सबसे बड़ा जोकर इन द पैक है हिंदुस्तान के कंटेक्स्ट में, वो है मस्टर्ड। मस्टर्ड में जो तेजी आई है कि आज मस्टर्ड का तेल देखिए ऑलमोस्ट 40-45 रुपए किलो और तेलों से ऊंचा बिक रहा है। अब कुछ थोड़ी दबी जुबान से लोग भाई ये भी बोल रहे हैं कि शायद मस्टर्ड की क्रॉप जितनी एक्सपेक्ट कर रहे थे उतनी शायद नहीं है। पर मेरा ये मानना है कि मस्टर्ड की जो तेजी आई है ना, इसके चलते फार्मर्स ने, ट्रेडर्स ने, नैफेड ने, हैफेड ने, सबने मिलके माल को रोकना चालू किया है, जिससे कि अवेलेबिलिटी और क्रशिंग रिड्यूस हो गई है। तो ये सारे फैक्टर्स मिला के, और प्लस सोने में सुहागा है कि अपनी कुठारी जी भी बोल रहे थे कि अगस्त सितंबर में 30 त्योहारों का पीरियड है, तो इसमें थोड़ी बहुत तेजी आना लाजिमी भी है। एब्सोल्युटली। कोठारी जी ये भी बोल रहे थे अतुल जी कि जिस तरह से खाने के तेलों का बाजार हो गया है, आशा करते हैं कि दालों का बाजार उस तरफ यहाँ पर ना जाएं, लेकिन जिस तरह की हमारी डिपेंडेंस है इंटरनेशनल मार्केट्स में, और वहाँ पर चाहे टैरिफ्स हैं, चाहे इंडिया US, इंडिया UK, इंडिया और भी काफ़ी कंट्री साथ यहाँ पर बातचीत कर रहा है, GM की चर्चाएं हो रही हैं। आई मीन रोज़ाना हम देखते हैं एक नई चीज़ यहाँ पर एग्रीकल्चर को थोड़ा सा एज पे रखे हुए है। खाने के तेलों में 3 बड़ी चीज़ें इंटरनेशनल क्यूज से आप फिलहाल क्या वॉच कर रहे हैं? देखिए, जहां तक जो हम लोगों को प्रेस रिपोर्ट से आइडिया मिल रहा है, US इज प्रेसिंग फॉर सोयाबीन हिंदुस्तान इंपोर्ट करे, क्योंकि US का सोयाबीन सबसे बड़ा बायर उनका हुआ करता था चाइना से। चाइना, अब चाइना उनकी तो थोड़े रिश्ते थोड़े उतने बढ़िया मीठे नहीं रह गए हैं, तो US नीड्स एक बड़ी मार्केट लाइक हिंदुस्तान, जो कि चाइना से जो रिड्यूस हुआ है उनका ऑफटेक, वो कॉम्पेंसेट कर सके। इंडिया की अपनी खुद की मजबूरी है कि हम लोगों के यहाँ एक तो इतनी ज्यादा सोया की डिमांड नहीं है, दूसरा जेनेटिकली मॉडिफाइड अपने यहाँ मैटर आज की तारीख में भी सब जुडिस है। मैं समझता हूँ ये एक थोड़ा तकलीफ का मुद्दा रहा है। और दूसरा एक और चीज है कि पाम का जो प्रोडक्शन एक्सपेक्टेड था कि इतना ज्यादा बढ़ेगा इंडोनेशिया में, वो रिलेटिवली उतना ज्यादा नहीं बढ़ा है। और जहां तक उनके 50% के ब्लेंडिंग की बात है नेक्स्ट ईयर से, वो सब चीजें तो अभी आज की तारीख में ऑलरेडी भावों में थोड़ा बहुत फैक्टर्ड इन हैं। Okay. मेरा ये मानना है कि इस लेवल से बाजारों को ऊपर भागने में थोड़ा कष्ट होगा,
क्योंकि हिंदुस्तान इज वेरी वेरी प्राइस कॉन्शियस मार्केट। अगर बाजार थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है तो वो डिमांड के ऊपर इफेक्ट करने लगता है। अतुल जी, एक जो कॉन्वर्सेशन हमारी लगातार एग्री मिनिस्ट्री या कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री से होती रहती है वो ये कि त्योहारों से पहले भावों को बहुत ज़्यादा बढ़ने नहीं दिया जाएगा, स्पेशली जब हम यहाँ पर अगस्त सितंबर में आ रहे हैं। हमने देखा है कि काफ़ी सारी एसेंशियल कमोडिटीज़ में काफ़ी तरीके की रिस्ट्रिक्शंस हैं, कंसल्टेशन पेपर्स वगैरह भी हैं। क्या खाने के तेल, जैसे आपने कहा, प्राइसेस बढ़ेंगे तो नहीं, तो ये मान के चलें कि यहाँ पर कोई एक्शन आता हुआ नज़र नहीं आएगा? देखिए, गवर्नमेंट के एक्शन बिटवीन यू एंड मी जो भी होंगे वो टेम्परेरी होंगे, उसका कोई दूरगामी असर नहीं होने वाला। एंड द सिंपल फैक्ट इज कि आज अगर आप 60% आपकी रिक्वायरमेंट इज बीइंग मेट बाय इंपोर्ट्स, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि वो स्टोरेज कंट्रोल ऑर्डर ले आए और जरूरत से ज्यादा उसको, तो उससे और ज्यादा बाजार डिस्टर्ब होंगे, सप्लाई चेन और ज्यादा डिस्टर्ब होगी। तो मैं तो समझता हूं कि मार्केट्स को अपने ऊपर छोड़ देना चाहिए और जो भी उनको ट्वीकिंग करनी है वो ड्यूटीज में ट्वीकिंग करें, तो वहां तो ठीक है। पर अगर ये सब जैसे स्टोरेज कंट्रोल ऑर्डर और ये सब चीज लागू करने से इससे सप्लाई चेन और ज्यादा डिस्टर्ब होती है। एंड वी हैव एक्सपीरियंस्ड द 70s एंड 80s, जिस जमाने में स्टोरेज कंट्रोल ऑर्डर वो अपने प्राइम पे था, तो वो तो डिस्टर्ब करता ही है मार्केट्स को। एब्सोल्युटली। अतुल जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो जैसे आपने कहा कि पाम इवन एज मल्टी मंथ हाइज पे है, उसके बावजूद भी सभी तेलों से सस्ता है और जोकर इन द पैक यहाँ पर मस्टर्ड रह सकता है। इंटरनेशनल मार्केट्स में ऑफकोर्स काफ़ी कुछ वॉच करने के लिए है जो इंडियन मार्केट्स के प्राइसेस को यहाँ पर मूव कर सकता है, क्योंकि हम अपने खाने के तेलों का 60% इंपोर्ट करते हैं, तो क्लियरली अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जो हो रहा है उसे अछूते नहीं हैं। NSMC ग्लोबल सिक्योरिटी से वंदना भारती जुड़े हैं। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। प्रथमेश, सबसे पहले चांदी पर एक राय लेना चाहेंगे। जहाँ पर 38 के ऊपर फिर से कारोबार होता हुआ नजर आएगा। इस बार चांदी 39 निकालेगी या फिर आपको लगता है कि एक रेजिस्टेंस है? आई थिंक मनीषा, जिस हिसाब से मोमेंटम है प्रेशियस मेटल्स में, खासा की सिल्वर में, मेरे ख्याल से बहुत ही जल्द ये 39 जो है ये निकालने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिख रहा है। इंडियन मार्केट्स में 1,20,000 दूर नहीं है। फिलहाल मेरे ख्याल से 1,15,000 एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस के तौर पर देखा जाएगा, बट जो भी फॉल रहेगा यहाँ पे उस पर बाइंग की सलाह रहेगी सिल्वर में। तो पोजिशनली फिलहाल यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन की उम्मीद कर सकते हैं, बट फिलहाल जो ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव में ट्रेड करना चाहते हैं 1,15,000 उनके लिए रेजिस्टेंस रहेगा। वंदना, सोना कैसे देखेंगी आप? क्योंकि यहाँ पर भी सपोर्ट फिर से लौटता हुआ नजर आया है, डॉलर में गिरावट है, इकोनॉमिक डेटा ठीक ठाक है, लेकिन बाजार को काफ़ी सपोर्ट हमने फिर से बनते हुए देखा। जी मनीषा, मुझे लग रहा है यहाँ पे कि सोना में काफी लंबे कंसोलिडेशन के बाद 3400 तो एक यहाँ पे कंसोलिडेशन रहेगा, लेकिन इस बार लग रहा है कि ये ब्रीच होती हुई नजर आएगी। यहाँ पे कुछ रीजन है, डॉलर इंडेक्स फिर से यहाँ पे डाउन साइड में है। एक पॉवेल के स्पीच से पता चलेगा कि आगे का किस तरीके का मूवमेंट रहता है डॉलर इंडेक्स में, और मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा अपसाइड हम इसमें आता हुआ देख सकते हैं। कुछ डेटा निगेटिव आना है इस बार भी, खासकर ड्यूरेबल गुड्स डेटा, तो उससे पहले बाजार में थोड़ी सी बाइंग जो है रिटर्न आएगी। और मुझे लग रहा है कि आज के दिन में भी एक कंसोलिडेशन फेज बन रहा है और इसमें बाइंग ही करनी चाहिए। लगभग 98,500 के करीब यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। यहाँ का टारगेट होना चाहिए 98,800 का, स्टॉप लॉस लगाना होगा 98,340 का। लेकिन मुझे लग रहा है कि ग्रेजुअली 1 से 2 दिन में हम इसे 99,200 300 तक भी आता हुआ देख सकते हैं। ऑलराइट, तो तेजी यहाँ पर सोने और चांदी दोनों में बनती हुई नजर आ रही है और बहुत ही नियर टर्म में फॉरवर्ड वो भी। प्रथमेश, कॉपर कैसे देखेंगे आप? क्योंकि आज का दिन बेसिकली मेटल्स के नाम है। हमने मेटल स्टॉक्स को अच्छा हुआ करते हुए देखा, अंडरलाइंग मेटल प्राइसेस भी यहाँ पर बेहतरीन है, इकोनॉमिक डेटा अच्छा है, चाइना की तरफ से स्टिमुलस मेजर्स की एक्सपेक्टेशन है, सारी चीज़ों का सपोर्ट है। क्या यहाँ पर बाइंग एक्सपेक्टेशन और भी है? आई थिंक सारे फैक्टर्स मनीषा आपने बता दिए हैं, मेरे पास बताने के लिए कुछ बचा नहीं है। बट फिर भी मुझे लगता है कि बेस मेटल्स में खासा की कॉपर में एक अच्छी रैली आने की उम्मीद कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से कॉपर MCX में करीब 900 अगर ये तोड़ देता है तो पॉसिबिलिटी अच्छी इसकी 920 तक रखती है। तो जिनको इस काउंटर में ट्रेड करना है वो 885 और 890 के रेंज में इनको बाय कर सकते हैं, और 880 का स्टॉप लगाकर ऊपर में 905 और 915 ये दो टारगेट्स के लिए आप कॉपर में बाय करने की सलाह रहेगी। कॉपर के अलावा प्रथमेश, एल्यूमिनियम में, जिंक में, स्टील में, आयरन ओर में सभी जगह बढ़त देखने को मिली है। कॉपर के अलावा कहीं और बाइंग स्ट्रैटेजीज?
मेरे ख्याल से जिंक मुझे अच्छा लगता है ओवरऑल बेस मेटल्स में। तो जिंक में भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी जो है वो 274 275 एक बार के लिए दिखता है यहाँ पे पॉसिबल। तो जिनको पोजिशनली बाय करना है जिंक पॉसिबिलिटी अच्छी है कि 265 200 264 265 की रेंज में अगर ये मिलता है तो यहाँ पे एक्यूमुलेट करिए, 260 का स्टॉप लगाइए, ऊपर में एक बार के लिए 274 275 आने की उम्मीद कर सकते हैं। ऑलराइट, तो खरीदारी यहाँ पर अक्रॉस मेटल्स बनती हुई नजर आ रही है। कच्चा तेल कैसे देखती हैं वंदना, क्योंकि यहाँ पर भी एक सपोर्टिव फैक्टर बनता हुआ नजर आया है। पिछले हफ्ते 1% की गिरावट जरूर थी, लेकिन कुछ कंसोलिडेशन, सपाट कारोबार फिलहाल, यहाँ पर क्या राय है? मुझे लग रहा है कि ओवरऑल मनीषा ये $64 से $68 तक के बीच में ऑक्सीलेट करेगी कमोडिटी, लेकिन आज थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। ज्यादा से ज्यादा मुझे लग रहा है कि $65.5 तक की गिरावट जो है वो संभव है, क्योंकि रात में जो हमला हुआ और फिर जो रशिया पे न्यू सैंक्शंस लगे ईयू के, उन्होंने मतलब कंटिन्यू किया, इसका एक इम्पैक्ट हम जाता हुआ बाजार पे देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आज थोड़ा सा दबाव हो सकता है, 5800 के करीब यहाँ पे सेलिंग रिकमेंडेशन रहेगी, लेकिन बहुत ज्यादा गिरावट यहाँ पे भी नहीं है। मुझे लग रहा है कि 5730 तक प्राइसेस नीचे की तरफ आ सकता है और स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 5825 का। और मुझे लग रहा है कि एक टेक्निकल बैरियर है यहाँ पे 5853 का, एक 200 डेज का मूविंग एवरेजेस है। जब तक उससे ऊपर नहीं जा रहा तब तक मुझे लग रहा है कि नीचे का एक प्रेशर बना रह सकता है। प्रथमेश, डॉलर इंडेक्स आप कैसे देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक सपाट कारोबार है, दो बाजार को ये लगता है कि यहाँ से और गिरावट देखने को मिलेगी। आप किस साइड जा रहे हैं? थिंक पूरे जितने भी अनसर्टेनिटी वाला सिचुएशन है वो क्लियरली टैरिफ की तरफ से आया है, और जो चीज़ कंट्री को कहीं ना कहीं किस तरीके से डैमेज कर रही है, इसी के कारण आपको डॉलर इंडेक्स में गिरावट दिखी है। हालांकि लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल है जो भी मेजर्स लिए जा रहे हैं, बट नियर टर्म इम्पैक्ट में डॉलर इंडेक्स में और भी मेरे ख्याल से वीकनेस यहाँ पे दिखाई देगी। पॉसिबिलिटी है 96 यहाँ पे बेस बन के दिखाई देगा। तो कुछ और गिरावट यहाँ पर डॉलर इंडेक्स में आ सकती है, जिसका फायदा हम यहाँ पर काफ़ी हद तक डॉलर डिनोमिनेटेड कमोडिटीज़ में आता हुआ देख सकते हैं। तो क्लियरली सपोर्ट वहाँ से भी आएगा। ब्रेक में जाएं उससे पहले वंदना, एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ कैसे देखती हैं आप, क्योंकि बुआई के आंकड़े अच्छे हैं, मानसून यहाँ पर ठीक ठाक चल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गिरावट है। हम ब्रेक से पहले दालों और खाने के तेलों के बारे में बात कर रहे थे, जहाँ पर भी गिरावट की एक्सपेक्टेशन है। जो कमोडिटीज़ ट्रेड हो रही हैं उनमें क्या करने की राय है? जी मनीषा, मैं यहाँ पे देख रही थी मानसून का इम्पैक्ट है, और सबसे ज्यादा तो हम ग्वार काउंटर पे ही देखते हैं। जो भी अपना रिसेंट हाई कमोडिटी ने देखा था, एक डाउनसाइड स्पाइक है यहाँ पे। मुझे लग रहा है कि प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है। अभी 5233 के करीब ट्रेड हो रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ पे सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रह सकता है। 5180 के लिए सेल करना चाहिए। इसमें टारगेट होगा करीब 50, स्टॉप लॉस होगा 5240 का। और दूसरी कमोडिटी यहाँ पे देखा जाए तो टर्मरिक है। टर्मरिक ने स्ट्रेंथ को कंटिन्यू नहीं करा है, और हर ऊपरी स्तर पे यहाँ पे किसान जो है वो स्टॉक्स को रिलीज कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से प्रेशर यहाँ भी बनेगा। 13,185 के करीब सेलिंग रिकमेंडेशन रहेगी। जो टारगेट है वो 12,900 का होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 13,000 करीब 300 का। ऑलराइट, तो मुनाफा वसूली यहाँ पर एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में है, फिर चाहे वो मसाले हैं या फिर गुआर, हमने सभी जगह गिरावट आते हुए ऑलरेडी देखी भी है। प्रथमेश, वंदना, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, तमाम स्ट्रैटेजीज और उसके व्यूज़ भी शेयर करने के लिए। बल इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आवाज़ समाचार।